अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 11 एमसीक्यूज़ जो कि रिलेटेड होंगे आपके एबनॉर्मल गेट से। ये आप 11 गेट देख सकते हैं जो हम करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू योर इंटैल्जिक गेट, एटैक्सिक गेट, हेमीप्लेजिक गेट, डायप्लेजिक गेट जिसे सीजर गेट भी कहते हैं, पार्किंसोनियन गेट, स्टेपिच गेट, ट्रिंडलबर्ग गेट, मायोपैथिक गेट जिसे हम वेडलिंग गेट भी कहते हैं। उसके बाद कोरिफॉर्म गेट जिसे हाइपरकाइनेटिक गेट भी कहते हैं, प्रोपल्सिव गेट एंड एप्रेक्सिक गेट। एक एक क्वेश्चन हम इन सबसे रिलेटेड करेंगे। आप 11 एमसीक्यूज़ अगर ये सारे गेट आपको आते हैं आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी आते तो लास्ट में इन सब गेट की कॉजेज़ और सिम्टम्स जो हैं वो बताया गया है। तो अगर आप वीडियो सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए देखना चाहते हैं आप 11 एमसीक्यूज़ पे स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो आगे आप इनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एन इंटेलिजिक गेट। इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इंटेलिजिक गेट के साथ एसोसिएट करता है? ए इंक्रीज ट्रांसफेस ऑन द अफेक्टेड साइड, बी रिड्यूस ट्रांसफेस ऑन द अफेक्टेड साइड, सी सर्कमडक्शन ऑफ द अफेक्टेड साइड, या डी सीजरिंग ऑफ बोथ लेग्स। करेक्ट आंसर है आपके पास बी रिड्यूस ट्रांसफेस ऑन द अफेक्टेड साइड। Question number 2. A patient with a wide-based unsteady gait and difficulty turning likely has damage to which part of the nervous system? Patient है वाइड बेस्ड के साथ और साथ में अनस्टेडी गेट है, डिफ़िकल्टी हो रही है जब वो टर्न करते हैं, मुड़ने लगते हैं। कौन सा नर्वस पार्ट इस सिस्टम जो है आपका डैमेज होगा? नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट डैमेज होगा? ए बेसल गैंग्लिया, बी सेरिबेलम, सी स्पाइनल कॉर्ड, या डी पेरिफेरल नर्व्स। करेक्ट आंसर है आपके पास बी सेरिबेलम। Question number 3. Hemiplegic gait is commonly seen in patients with which condition? A. Parkinson's disease, B. Cerebral palsy, C. Stroke, D. Muscular dystrophy. Correct answer आपके पास C. Stroke. Question number 4. What is the hallmark feature of diplegic gait? A. Swinging of one leg outward, B. Excessive dorsiflexion of the foot, C. Legs crossing over each other scissoring, D. Shuffling with forward leaning posture. Correct answer आपके पास C. Legs crossing over each other, which is also known as scissoring, and this gait is also called as Caesar gait. Question number 5. Which of the following is a feature of Parkinsonian gait? A. Wide-paced walking, B. Small shuffling steps, C. High knee lifting, D. Stepping with excessive outward rotation. Correct answer है आपके पास B. Small shuffling steps. Question number 6. A patient lifts their knee higher than normal while walking to avoid tripping. What is most likely cause? पेशेंट है जो नी को नॉर्मल से ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं जब वो वॉक करते हैं ताकि ट्रिपिंग ना हो सके। क्या लाइकली कॉज हो सकती है? ए. वीक डॉर्सीफ्लेक्सर्स, बी. हिप एडक्टर स्पास्टिसिटी, सी. टाइट हैमस्ट्रिंग्स, या डी. वीक क्वाड्रिसेप्स। करेक्ट आंसर है आपके पास वीक डॉर्सीफ्लेक्सर्स। क्वेश्चन नंबर 7. वीकनेस ऑफ विच मसल group causes Trendelenburg gait? A. Hip flexors, B. Hip abductors, C. Quadriceps, या D. Hamstrings. करेक्ट आंसर है आपके पास हिप एबडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8. वेडलिंग गेट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच कंडीशन? ए. स्ट्रोक, बी. पार्किंसंस डिजीज, सी. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या डी. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। करेक्ट आंसर है आपके पास सी. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। Question number 9. In which neurological disorder is coriform gait most commonly seen? A. Parkinson's disease, B. Huntington's disease, C. Multiple sclerosis, या D. Myasthenia gravis. करेक्ट आंसर है आपके पास B. Huntington's disease. Question number 10. Which of the following
Best describes a propulsive gait. A. Walking with excessive hip and knee flexion. B. Leaning backward with small steps. C. Leaning forward with rapid small steps. D. Swinging one leg outward in circular motion. करेक्ट आंसर है आपके पास सी, लीनिंग फॉरवर्ड विद रैपिड स्मॉल स्टेप्स. Question number 11. A patient appears unable to initiate walking and takes hesitant small step despite normal strength. What is likely cause? पेशेंट है, वॉकिंग इनिशिएट नहीं कर सक रहा और छोटे छोटे हिचकिचाते हुए, हेजिडेंट होते हुए स्मॉल स्टेप्स ले रहा है. नॉर्मल स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ भी नॉर्मल है, उसके बावजूद वो स्मॉल और हेजिडेंट स्टेप्स ले रहा है कि आगे कदम नहीं उठाना चाह रहा. तो क्या लाइकली कॉज है? ए. फ्रंटल लोब डिसफंक्शन. बी. पेरिफेरल न्यूरोपैथी. सी. वेस्टिबुलर डिसफंक्शन. या डी. वीक क्वाड्रिसेप्स. करेक्ट आंसर आपके पास ए. फ्रंटल लोब डिसफंक्शन. 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुए. अब यहाँ पे आपको एबनॉर्मल गेट के थोड़ा सा कॉज और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है सारों का, जो 11 हमने भी डिस्कस किए हैं. जो आपका इंटेलिजेंट गेट है उसकी जो मेजर कॉज है पेन इन लोअर लिम्ब आती है. एक सेकेंड, हम अपना मार्कर यूज़ करेंगे. इंटेलिजेंट गेट जो पेन लोअर लिम्ब में आती है और ये आपको आर्थराइटिस में मिल सकता है, फ्रैक्चर में मिलता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिड्यूस हो जाता है स्टांस फेज ऑन अफेक्टेड साइड. लिम्पिंग टू मिनिमाइज वेट बेयरिंग. इसमें लिम्पिंग का भी आपने याद रखना है कि लिम्पिंग भी आती है. तो आपने इंटेलिजेंट गेट कहाँ कहाँ देख सकते हैं? आर्थराइटिस में, फ्रैक्चर में. एटेक्सिक गेट की बात की जाए तो उसकी कॉज क्या है? सेरिबेलर डिसफंक्शन है. और कहाँ कहाँ मिलता है? स्ट्रोक में मिलता है, आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मिलता है, और अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन में भी आपको मिलता है. वाइट बेस, अनस्टेडी, इरेगुलर स्टेप्स, डिफ़िकल्टी विद टर्न, जो कि एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है कि क्या होती है, आपको जो टर्न करने में, मुड़ने में भी मुश्किल आती है, और ये आपको स्ट्रोक में भी मिल सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी, और अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन में भी आपने याद रखना एटेक्सिक गेट आता है. हेमीप्लेजिक गेट की बात की जाए, ये स्ट्रोक में भी मिलता है, सेरेब्रल पाल्सी में भी मिल सकता है. अफेक्टेड साइड स्टिफ हो जाती है और साथ में सर्कमडक्ट करती है, स्विंग आउटवर्ड कर जाती है. ये बात आपने याद रखना है कि स्विंग आउटवर्ड करेगी. अफेक्टेड आर्म इज़ ऑफन फ्लेक्स्ड, और जो आपकी अफेक्टेड आर्म है वो ज़्यादातर आपको फ्लेक्स भी मिल सकती है. स्टिफ भी होगी, आउटवर्ड स्विंग भी कर सकती है, और आपको फ्लेक्स भी मिल सकती है. ये हमें हेमीप्लेजिक गेट में याद रखना है. अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमसे कंडीशन पूछ लिया जाएगा कि आप बताएं इसमें कौन सा गेट है, तो अगर स्ट्रोक आता है तो आपको याद रखना है हेमीप्लेजिक गेट ही है. लेकिन अगर आपको पूरा बयान किया जाता है कि भी आपका, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमने कहा था, वाइट बेस है, अनस्टेडी है, इरेगुलर आपका स्टेप्स हैं, डिफ़िकल्टी विद टर्न, अगर तो कैरेक्टरिस्टिक पूरा का पूरा बयान किया जाएगा तो आपको करेक्ट आंसर उसमें फौरी तौर पे आइडेंटिफाई करना है उस कंडीशन के अंदर. लेकिन जैसे कि अगर स्ट्रोक की पूछा जाए कि स्ट्रोक के अंदर कौन सा गेट होता है, तो आपको पता होना चाहिए हेमीप्लेजिक गेट है. आर्थराइटिस पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इंटेलिजेंट गेट है. अब यहाँ पे जैसे कि आपका स्ट्रोक यहाँ पे भी आ रहा है, तो स्ट्रोक में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हेमीप्लेजिक गेट की है, ना कि एटेक्सिक गेट की. हाँ, एटेक्सिक में ये आपका स्ट्रोक में मिल ज़रूर सकता है आपको एटेक्सिक, लेकिन तब आप मार्क करेंगे जब उसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए गए होंगे, वरना वो आंसर आप मार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे. डायप्लेजिक गेट की बात की जाए तो सीपी में ये जो सीजर गेट आता है ज़्यादातर उसमें मिलता है, साथ में आपको किसी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी मिल सकता है. बोथ लेग स्टिफ कर जाती हैं, आपके साथ में सीजर टुगेदर बिल्कुल कैंची की तरह बन रही होती हैं ड्यू टू इंक्रीज मसल टोन इन दी हिप एडक्टर्स. ये भी याद रखने हैं कि हिप एडक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. फिफ्थ पे बात करें पार्किंसन की, जिसे फैस्टिनेटिंग गेट भी कहते हैं, ये नाम भी आपने बिल्कुल याद रखना है. पार्किंसंस डिजीज़ में मिलता है स्मॉल शफलिंग स्टेप्स, फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर, डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग एंड स्टॉपिंग मूवमेंट. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का पूछा जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हुए आपने ये गेट करना है. और अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए पार्किंसन डिजीज़ में क्या है, तो आपने फैस्टिनेटिंग गेट या पार्किंसोनियन गेट को आंसर मार्क करना है या आपने याद रखना है. स्टेपेज गेट की बात की जाए, हाई स्टेपिंग गेट भी कहते हैं. फुट ड्रॉप में मिलता है ड्यू टू पेरोनियल नर्व इंजरी, पोलियो में भी मिल सकता है या फिर किसी न्यूरोपैथी में भी आपको मिल सकता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एग्जैजरेटेड हिप एंड नी फ्लेक्शन टू क्लियर द फुट ड्यू टू डॉर्सी फ्लेक्शन वीकनेस. इसमें आपको क्या मिल रही है? डॉर्सी फ्लेक्शन की वीकनेस, ये याद रखनी है. एग्जैजरेटेड हिप एंड नी फ्लेक्शन, ये भी याद रखनी है आपने. ट्रेंडलनबर्ग की बात करेंगे, इसमें क्या है? आपकी वीक हिप
एबडक्टर्स आते हैं, स्पेशली ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, और आपको हिप डिस्प्लेजिया में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, ट्रेंडलनबर्ग गेट देखने को मिलता है। पेल्विक ड्रॉप कर जाता है ऑपोजिट साइड ऑफ वीकनेस पे, ये याद रखना है, सेम साइड पे ड्रॉप नहीं करता, ऑपोजिट साइड पे करता है, और लेटरल ट्रंक स्वे इसमें आता है, तो ये आपने याद रखना है। इन नेक्स्ट बात की जाए मायोपैथिक गेट, जिसे वेडलिंग गेट भी कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलता है। बायलैटरल हिप वीकनेस कहीं आ जाए वहाँ पे भी आप मायोपैथिक गेट को ही मार्क करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, स्वेइंग ऑफ द ट्रंक है, एग्जैजरेटेड हिप मूवमेंट्स एंड ड्यू टू वीक प्रॉक्सिमल मसल्स, ये भी आपने याद रखना है कि इसमें प्रॉक्सिमल मसल्स आपकी वीक हैं और इसमें स्वेइंग ऑफ द ट्रंक भी मिल रहा है, एग्जैजरेटेड हिप मूवमेंट्स मिल रहे हैं। बायलैटरल हिप वीकनेस अगर आपको मिल जाता है, कहीं पे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बायलैटरल हिप वीकनेस है तो कौन सा गेट आ सकता है, तो वेडलिंग गेट आ सकता है उस कंडीशन के अंदर। ये जो आपका कोरियोफॉर्म गेट है, जिसे हाइपरकाइनेटिक गेट भी कहते हैं, हंटिंगटन्स डिजीज में मिलता है, बेसल गैंग्लिया डिसऑर्डर में मिलता है, जर्की इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं जिसके अंदर आपका बैलेंस अफेक्ट होता है, बैलेंस सही से मेंटेन नहीं हो पाता, ये डिजीज़ भी याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखने हैं। प्रोपल्सिव गेट की बात की जाए, पार्किंसंस डिजीज़ में मिल सकता है, ब्रेन ट्रॉमा में मिल सकता है, फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर मिलेगा विद स्मॉल स्टेप्स, तो प्रोपल्सिव में क्या है, छोटे छोटे आपके स्टेप्स होंगे और फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर होगा, तो ये भी आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये बयान किए जाएंगे, तो आप प्रोपल्सिव का आंसर मार्क करेंगे। और अगर पार्किंसंस डायरेक्ट पूछा जाएगा होता है तो आपने याद रखना, हमने जो फेस्टिनेटिंग गेट किया वही आपकी मेन और प्राइमरी जो होगी, मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वही आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर आपसे ये बयान किया जाए फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर है, स्मॉल स्टेप्स है, फिर आप प्रोपल्सिव गेट के आंसर को भी कंसीडर कर सकते हैं। एप्रेक्सिक गेट क्या है, फ्रंटल लोब डिसऑर्डर्स में मिलता है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस जब होता है तब भी आपको ये मिल सकता है, डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग वॉकिंग आएगा, साथ में फीट अपियरिंग ग्लूड टू द ग्राउंड, ऐसा लगेगा कि ज़मीन पे पैर जो आपके पैर हैं वो ज़मीन पर चिपक गए हैं, तो ये भी अगर इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं तो ये एप्रेक्सिक गेट होता है। तो ये कुछ फीचर्स आपने याद रखने हैं गेट से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपका कोई भी MCQ गलत नहीं होगा। अब तक के लिए आपको 11 गेट आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं विद 11 MCQs, तो ये आप देखें, इस तरह की नेक्स्ट और वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे ट्यून्ड।